दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे स्नाइपर के ऊपर है जिसने सीरिया के रेगिस्तान में अपनी जिंदगी के 12 दिन गुजार दिए बिना खाना पीने के। लेकिन आखिर उसे किस बात का डर था? वेल, ये कहानी का ट्विस्ट आपका दिमाग घुमा देगा। तो कहानी शुरू होती है। मैथ्यू और जॉन दोनों ही पिछले कई घंटों से पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए हैं और एक पेट्रोल पंप के ऊपर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वहां एक पाइपलाइन बिछ रही है जिसका फायदा अमेरिकन और सीरियन गवर्नमेंट दोनों को होगा। लेकिन उन्हें खबर मिली है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मासूम लोगों को मार रहे हैं और उन्होंने अभी तक सभी वर्कर को मार गिराया है और उसे ही ढूंढने का काम इन्हें दिया गया है। जॉन अपनी स्नाइपर से हर तरफ देखता है, पर वहां चारों ओर बस लाशें ही दिख रही थी। यहाँ में ये भी बताया जाता है कि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका और सीरिया की जंग खत्म हो गई है, जिसके बाद ये साथ काम कर रहे हैं। अब देखते ही देखते कई घंटे बीत जाते हैं। रात से सुबह हो जाती है, सुबह से शाम, लेकिन वहां एक पत्ता तक नहीं हिलता। यहाँ जॉन का सब्र का बांध अब टूट रहा था, इसलिए वो अपने साथी मैथ्यू से कहता है कि अब मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। हम फालतू में 40 डिग्री में अपना माथा गर्म कर रहे हैं। लेकिन मैथ्यू को अभी भी यकीन था कि वहाँ जरूर कोई ना कोई स्नाइपर बैठा है जो हमारी एक गलती का इंतजार कर रहा है, इसलिए वो उसे रुकने को बोलता है और वो मान भी जाता है। लेकिन कुछ देर होने के बाद वो फाइनली उठकर जाने लगता है, पर मैथ्यू उसे रोकता है और कहता है कि जरूर ये किसी की चाल है, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। पर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और अगर कोई यहाँ पे होता तो हल्का सा थोड़ा सा मूवमेंट तो जरूर होता, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मैथ्यू उसे जुबा के बारे में बताता है, जो सीरिया का सबसे बेस्ट स्नाइपर है और उसके निशाने और पेशेंस की लोग मिसाल देते हैं। लेकिन जॉन उसे उल्टा सुनाने लगता है और कहता है कि तुम आजकल काफी ज्यादा सोचने लगे हो, थोड़ा अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ। ये बोलकर वो उठ जाता है और वहां से जाने लगता है। तो मैथ्यू उसे कवर देता है। नीचे जाने पर वो देखता है कि चारों ओर बस लाशें भी हैं, जिसमें कुछ अमेरिकन सोल्जर भी हैं। ये सब वो मैथ्यू को बता रहा होता है और रेडियो से। तो वो उसे कहता है कि शायद इन्होंने भी तुम्हारी जैसी गलती करी होगी नीचे जाकर, पर वो उसे डरपोक कहकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन यहाँ जॉन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों के बाद वो ऐसी सिचुएशन में फंसने वाला है जो उसके दिमाग में कभी आई नहीं होगी। लेकिन वो बेवकूफ़ी को बहादुरी समझकर वहां खुलेआम घूमने लगता है। तभी उसकी नज़र सभी लाशों पर पड़ती है और एक चीज़ वो देखता है कि इन सभी को गोली उनके सर पर लगी है, यानी कि इन लोगों को किसी स्नाइपर ने मारा है। और यही बात वो अपने साथी को भी बताता है, जो उसे तुरंत ऊपर आने के लिए कहता है और कहता है कि तुम अभी उसके बेस पर खड़े हो। लेकिन जॉन नहीं मानता और वो चारों ओर देखना शुरू कर देता है कि आखिर ये गोली चली कहाँ से। लेकिन उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूरी पर कुछ गाड़ियां खड़ी थी जिसके अंदर कुछ लोगों की लाशें थी, जो कि शायद पंप पे काम करने वाले लोग हो। अब वो इधर उधर देख रहा होता है कि तभी अचानक न जाने कहां से एक गोली आकर सीधा उसे लगती है जॉन के पेट पर, जिसे वो चिल्लाने लगता है और वहीं गिर जाता है। अब उसका साथी यानी कि मैथ्यू अपने सामानों को लेकर फौरन जॉन की तरफ मदद करने के जाता है। अब वो जिग-जैग पोजीशन में भागते हुए उसके पास जाता है ताकि वो स्नाइपर का एम से बच सके। लेकिन वो दूसरा स्नाइपर बहुत ही ज्यादा शातिर होता है। वो फिर भी उसे देख लेता है और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। यहाँ उसकी बदनसीबी होती है कि एक गोली आकर उसके पैर पर लगती है और अब ये दोनों ही जख्मी थे और उसके पूरे निशाने पर भी थे। लेकिन यहाँ मैथ्यू की हालत इतनी बुरी नहीं थी। वो दोबारा से उठता है और कहीं छुपने की जगह ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है, अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है। इसलिए वो भागते हुए जाकर एक वॉल के पीछे छुप जाता है और इस वॉल के पीछे से ही शुरू होती है असली कहानी। इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ा है द वॉल। उसके पीछे छुपने के बाद गोलियां चलना बंद हो जाती है। जब कुछ देर बाद थोड़ी शांति होती है तो वो देखता है कि जॉन की हालत बहुत ही खराब है। वो दर्द के मारे कर्रा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो स्नाइपर उसे जान से मार नहीं रहा है, शायद इसके पीछे कोई चाल हो। लेकिन यहाँ मैथ्यू अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो उसके पैरों में चोट लगी है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है, और ऊपर से जब वो अपने बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि रेडियो का एंटीना टूट गया है, जिस वजह से अब कांटेक्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ उसे थोड़ा और सब्र करना होगा, क्योंकि अगर वो इतना सा भी हिला तो उस स्नाइपर की एम पर आ जाएगा और सारा खेल खत्म हो जाएगा। उसे शांत दिमाग से सोचना होगा कि वो क्या करे। वो कोशिश करता रहता है कि अपने साथ अपने साथी की भी जान बचा ले। इसलिए वो पहले तो कुछ पत्थरों को हटाकर दीवार में एक होल बनाता है ताकि उस स्नाइपर को देख सके कि आखिर वो गोली कहाँ से चला रहा है, और फिर वो भी उस पर गोलियां चलाया जा रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र जॉन पर पड़ती है, जो वही जमीन पर लेटा हुआ दर्द के मारे चिल्ला रहा था। पर वो कुछ कर नहीं सकता, अगर वो उठा तो मारा जाएगा। वो उसे वहीं लेटा रहना होगा। और इधर मैथ्यू अब कोशिश करता है कि वो जॉन के करीब जा पाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि उसके पैर में भी गोली लगी है और चल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए वो कोशिश करता है कि वो पैर में लगी गोली को बाहर निकाल दे। ऐसा करने में वो एक लकड़ी का इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसे ही वो उसे जख्म पर लगाता है, वो दर्द के मारे चीख उठता है और इसी दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाता है।
कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आता है तो उसे रेडियो पर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो फौरन उनसे बात करने की कोशिश करता है और यहाँ रेडियो पर एक्चुअल में ये बेस वाले थे जिन्हें मैथ्यू सब कुछ बताता है और कहता है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी रेस्क्यू टीम सेंड करो और संभल के आना, यहाँ पर एक स्नाइपर है। लेकिन यहाँ उसके बेस वाले कुछ अजीब सी बातें करते हैं, जैसे कि उनका कहना था कि वो उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ पर है और इसीलिए उसे या तो खड़े होना पड़ेगा या फिर एक गोली चलानी होगी जिससे उन्हें पता चल सके। अब ये बात मैथ्यू को बहुत ही ऑड लगती है क्योंकि ऐसा उन्हें कभी नहीं सिखाया गया था और वो ये बात नोटिस करता है कि ये आदमी जो बोल रहा है उसका अमेरिकन एक्सेंट थोड़ा अलग है और इतनी देर में उसे समझ आ जाता है कि ये शख्स उसके बेस से नहीं बल्कि उसके आसपास से ही बोल रहा है। इसी दौरान वो अपने पैर में लगी गोली भी निकाल लेता है और वो उसे जवाब देता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तब जाकर यहाँ पे राज खुलता है कि असल में वही स्नाइपर जो इन्हें मार रहा है, उसने इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी मैच कर ली। अब अमेरिकन सोल्जर को ही वो बेवकूफ़ बना रहा है ताकि वो बाहर आ जाए और उन्हें मार सके। इसके बाद वो स्नाइपर मैथ्यू से कहता है कि अगर तुम्हें खुद को जिंदा रखना है तो तुम्हें मुझसे बात करनी होगी और जो कुछ भी मैं पूछूं वो तुम्हें बताना पड़ेगा। जब तक तुम मुझसे बात करते रहोगे तब तक तुम खुद को जिंदा रखोगे। तभी मैथ्यू जॉन को देखता है और वो बस बेहोश ही हुआ था, मरा नहीं था। इसलिए वो उस स्नाइपर से बात करना शुरू कर देता है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो स्नाइपर इससे कुछ पर्सनल सवाल पूछना शुरू कर देता है जिसमें मैथ्यू की फैमिली से रिलेटेड भी थे, जिनका जवाब देने के लिए वो राजी नहीं होता। पर यहाँ मैथ्यू से और दूसरी बातों पर उलझाना शुरू कर देता है ताकि वो उसकी लोकेशन को ढूंढ सके। यही वो करता है। अब वो दूरबीन से अपने बनाए हुए होल में से उसे चारों ओर देखना शुरू कर देता है और जमीन पर एक मैप भी बनाता है। इसी दौरान मैथ्यू से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम किसी ग्रुप का हिस्सा हो? तो आदमी बोलता है कि नहीं, मैं तो बस एक रेगुलर सीरियन आदमी हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो मैथ्यू से कहता है कि तुम खुद को एक सीरिया का नागरिक बता रहे हो और खुद के ही देश का नुकसान कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि जंग अब खत्म हो चुकी है, जिसके बाद से ही पेट्रोल पंप का काम शुरू हुआ है। इससे तुम्हारी सरकार को और तुम्हारे देश को फायदा होगा। अब इस बात से वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि कौन सी जंग खत्म हो गई, ऐसा सिर्फ तुम अमेरिकन लोगों को रखता है। हमारे ऊपर हर दिन हर लम्हा अमेरिकन अत्याचार करते हैं और वो 22 साल मैं कैसे भूल जाऊं जब तुमने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। इस पेट्रोल पंप से हमें नहीं बल्कि तुम्हारी सरकार को बस फायदा होने वाला है। ये सब सुन के मैथ्यू को समझ आ जाता है कि ये आदमी काफी गुस्से में है और इसीलिए किसी भी अमेरिकन सैनिक को ऐसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो मिलिट्री के कुछ सवाल करता है कि अमेरिका के पास कितने स्नाइपर हैं, तुम लोगों का यहाँ पर कहाँ कहाँ बेस है। लेकिन मैथ्यू को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए वो चुप रहता है। तो आखिर में वो उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। मैथ्यू यहाँ भी कुछ नहीं बोलता और उसके मुंह पर ही कह देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता हूँ जो मैं तुम्हारी सारी बातों को मानूंगा? तो अनजान आदमी कहता है कि ठीक है, फिर मैं जॉन को मार देता हूँ। तभी मैथ्यू फौरन कहता है कि तुम्हें मेरे साथी का नाम कैसे पता? इसके जवाब में वो अनजान स्नाइपर बताता है कि मुझे उसके और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और ये भी पता है कि तुमने एक इंसान को मारा है पर दुनिया से झूठ कहा कि उसे दुश्मनों ने मारा है और उसका नाम है डीन। और देखो, आज जॉन भी तुम्हारी वजह से मारा जाएगा अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तो मैथ्यू ये सब सुनकर हैरान था। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि असल में यह आदमी सब कुछ कैसे जानता है। यहाँ वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। लेकिन उससे बड़ी मुसीबत थी उसकी चोट और गर्मी, जो धीरे धीरे कम और बढ़ना शुरू हो गई थी। इसलिए जो भी करना होगा जल्दी करना होगा वरना देर हो जाएगी। लेकिन यहाँ उसे अब प्यास लगना शुरू हो जाती है, जिसके लिए वो अपनी बोतल निकालता है, लेकिन उसमें पानी नहीं था। तब वो आदमी उसे कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारी बोतल पर पहली गोली मारी ताकि सारा पानी गिर जाए, जिसके बाद मैंने तुम्हें पैर पर गोली मारी ताकि तुम भाग ना सको। अब तुम यहीं पर तड़प तड़प कर मरोगे। उसकी ये सब बातों से मैथ्यू बहुत गुस्से में आ जाता है। इतनी गर्मी में बिना पानी के कैसे वो जिंदा रहेगा? तब वो गुस्से में उसे कहता है कि तुम एक आतंकवादी हो। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि मेरे देश में तुम घुस आए हो और तुम्हारे हाथ में बंदूक है और तुम हमारे लोगों को मार रहे हो, मुझे कह रहे हो कि मैं आतंकवादी हूँ? वाह क्या बात है। इसी बीच उन दोनों में बातें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। तब मैथ्यू एक चीज नोटिस करता है कि दूर एक कूड़े का पहाड़ है और हो सकता है कि वो आदमी वहीं छुपा हो। लेकिन किसी आम आदमी का इतनी देर तक ऐसे कूड़े के पहाड़ के अंदर छुपे रहना आसान नहीं है। इसलिए वो उसे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम वही जुबा हो, अमेरिका का मोस्ट वांटेड आदमी? तो वो इनकार कर देता है। तब मैथ्यू को लगता है कि शायद ये कोई एक्स अमेरिकन स्नाइपर है, क्योंकि ऐसी जगह सर्वाइव कर पाने की ट्रेनिंग उन्हें मिलती है। लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हें जो लग रहा है कि जंग खत्म हो गई है तो ये गलत है, और हाँ, मैं उन्हें मारता हूँ जो मुझे पहले मारने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैथ्यू को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो हार चुका है। इसलिए वो उसे कह देता है कि मुझे भी मार दो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से घर गया तो वहां भी घुट घुट कर मर जाऊंगा। यहाँ वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि डीन, जो कि उसका दोस्त था, उसे दुश्मनों ने नहीं बल्कि उसने ही मारा था, क्योंकि उसका निशाना चूक गया था। और जब भी मैं सोता हूँ मेरी आंखों के सामने उसकी फैमिली आती है।
इसलिए मेरा अब जीने का कोई मोटिव नहीं है। अब यहाँ पे हमें जॉन की कोई हलचल दिखाई नहीं देती, शायद वो पहले ही मर चुका है। वो अनजान स्नाइपर मैथ्यू से कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी आंखें और तुम्हारा सर दोनों काट के निकाल लूंगा। उसकी ऐसी भयानक बातें सुनकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि हल्का हल्का रेतीला तूफान आना शुरू हो गया। अब वो इसी का फायदा उठाकर अपना हेलमेट एक राइफल में लगाकर ऊपर कर देता है ताकि इससे वो आदमी डिस्ट्रैक्ट हो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तभी तूफान बढ़ जाता और मौके का फायदा उठाकर मैथ्यू फौरन थोड़ी दूर पर पड़ी सोल्जर की सारी एसेसरीज को ले लेता है, लेकिन वो स्नाइपर उसे देख लेता है और उसकी दूरबीन भी तोड़ देता है जिसे वो अभी तक उसकी लोकेशन देख रहा था। तो आप समझ गए होंगे कि इस स्नाइपर का निशाना कितना ज्यादा तेज है। अब यहाँ मैथ्यू तो सबसे पहले कुछ पानी पीता है जो कि उसे उस सैनिक के पास मिला था, जिसके बाद उसकी नजर जॉन पर पड़ती है जो जिंदा था और इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। अब वो दूसरी फ्रीक्वेंसी सेट करता है और उससे कहता है कि तूफान अब बढ़ रहा है और इसका हमें फायदा उठाना होगा और तुम उस कूड़े के ढेर के पास एम करो और मैं यहाँ से अपनी बातों में उसे उलझाए लगता हूँ। तो जॉन एक शीशे की मदद से उसकी तरफ देखता है और फिर तूफान का वेट करता है। उधर मैथ्यू उस आदमी को बातों में उलझाए लगता है, जिसे हमें पता चलता है कि वो अतीत में एक टीचर हुआ करता था, लेकिन एक दिन जब वो सुबह अपने बच्चों को पढ़ा रहा था तभी एक एयर स्ट्राइक होती है जो कि अमेरिकन ने की थी और उसमें उसके सारे बच्चे और उसका पूरा स्कूल बर्बाद हो जाता है। ये सुनकर मैथ्यू को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है और इसी चीज का बदला वो अमेरिकन से ले रहा है। अब जॉन ने अपना एम ले लिया और यहाँ पर मैथ्यू उसे एल्टीट्यूड बताता है जिसकी मदद से वो गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एक गोली आकर जॉन के हाथ में लगती है जिससे उसके हाथ से राइफल छूट जाती है। अब यहाँ मैथ्यू और परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे, लेकिन माँ जॉन दोबारा से उठकर उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में एक और गोली चलती है और वो सीधा जॉन के सर में लगती है जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। यानी कि अब बचा है सिर्फ मैथ्यू, इसलिए वो आदमी उसे रेडियो पर एक बार फिर से कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी सारी बातें बताओगे तुम थोड़ी देर जिंदा और रहोगे। मेरे एक सवाल का जवाब सबसे पहले दो कि तुम आखिर यहाँ हमारे देश में करने क्या आए हो। मैथ्यू रोते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस यहाँ आने का ऑर्डर मिला था और मैं अपने ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। इसके बाद वो फिर से वही डीन वाली बात कहता है कि मैंने ही उसे मारा है, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके मार दो, क्योंकि मैं घर जाकर भी किसी को मुंह दिखा नहीं पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि उसके रेडियो पर उसके बेस वाले कांटेक्ट करते हैं। वो फौरन जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस कि उसका माइक खराब हो चुका था, इसलिए वो सिर्फ उनकी बातें सुन सकता था, कुछ बता नहीं सकता था। लेकिन यहाँ उसे एक बात तो समझ आ जाती है कि ये सब असल में एक ट्रैप है, एक जाल है। जो आदमी उन्हें मार रहा था वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। उसने पहले यहाँ पर काम कर रहे लोगों को मार दिया और फिर एक अमेरिकन सोल्जर की तरह बात करके अमेरिकन बेस से मदद मांगी। जब वो आए तो उन्हें भी मार दिया और वो यही काम लगातार करता जा रहा है। अब कुछ देर बाद गर्मी की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि आसपास बहुत सन्नाटा है। वो आदमी भी कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए वो जॉन की स्नाइपर खींच लेता है और फिर उसे कूड़े की पहाड़ की ओर देखना शुरू करता है। लेकिन तब तक अमेरिकन आर्मी का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया था। वो आदमी भी उसे देखकर सतर्क हो जाता है। यहाँ रेडियो में वो कहता है कि अब तो खेल में और मजा आएगा, लेकिन इतने में मैथ्यू उसे देख लेता है और उसे शूट कर देता है और फिर कंफर्मेशन के लिए खड़ा हो जाता है ताकि अगर वो जिंदा हो तो उसे मार दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर उसे लगता है कि वो सच में मर गया है। अब सभी उसके साथी आकर उसे ले जाते हैं, पर वो उनसे धीमी आवाज में बातें करता है और कहता है कि कूड़े के पहाड़ के पास देखकर चलना, वहां वो छुपा हुआ है। लेकिन उसके साथी उसकी बात को समझ नहीं पाते। अब वहां से वो जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक गोली आकर हेलीकॉप्टर में बैठे सोल्जर को लगती है और देखते ही देखते सभी सोल्जर को एक एक गोली लगना शुरू हो जाती है। वो हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे क्रैश हो जाता है, जिसके बाद वो स्नाइपर फिर से आर्मी बेस पर कांटेक्ट करता है और इन सभी के नाम लेकर उनसे मदद मांगता है। अब बेस से जल्दी मदद के लिए लोग भेजने का वादा करते हैं, यानी कि ये कहानी, ये खेल अब खत्म नहीं होगा। अभी भी वो आदमी जब तक मरेगा नहीं तब तक ये खेल ऐसे चलता रहेगा और अमेरिकन को मारता रहेगा। पर यहाँ पर ये कहानी जरूर खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप में से बहुत ही कम लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।